के संख्याएं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं इस पर कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा इसका मेन चीज जानिए, ठीक है, कि ये किस पर आधार है, इसका जो आधारशिला है वो कहाँ पर है, ठीक है। अगर उसको आप जान जाइएगा, यानी कि उसका जो बेस है उसको आप अच्छे तरीके से जान जाइएगा, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर भूमिका में लिखा हुआ भी है, बुक वाला लिखा भी है कि आपने कक्षा 9th में भी वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर वो याद नहीं है तो हम आपको यहाँ पर 10 मिनट में बता भी देंगे, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्याएं से पहले कुछ इसका बैक में आते हैं कि बैक स्टोरी क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की कैसे कितने तरह के नंबर होते हैं, ठीक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप जान जाइएगा तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, ठीक है, एक तरह से। तो इसका जो नाम है वो क्यों पड़ा प्राकृतिक, ठीक है, कुछ तो सोच समझ के साइंटिस्ट रखे होंगे इसका नाम, ठीक है। नेचुरल, पेड़ पौधा पानी, इसी तरह का माइंड में आपके आ रहा होगा, ठीक है, कि नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है। सिंपल सा भाषा में अगर बोला जाए तो ये है कि जिसको गिना जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हाथ है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इस हाथ में 5 अंगुलियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 इसी तरह से ना गिनते हैं। ऐसे तो कभी नहीं गिनते हैं कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग एकदम नेचुरल वे में गिनते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। कोई भी आप अगर नोट भी है 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनते हैं ना दोस्तों, तो यही चीज़ है हमारे मुंह से जन्म से ही, मतलब कि जब इंसान जब पैदा हुआ था तो धीरे धीरे करके अपना वो लैंग्वेज बनाया, धीरे धीरे करके बोलने का तरीका सीखा। तो पहले वो क्या सीखा, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है ना। अगर आप ही सोचिए कि ठीक है आप बड़े हो गए हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर बोला जाए कि 5 4 और 1 2, तो आप जब आप बोलिएगा तो आपको बोलने में बड़ा ही अटपटा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस वैसा है नहीं, ठीक है। ये तो हो गया। तो इसीलिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नेचुरल नंबर गिनते हैं, ठीक है। 0 जो है वो एक तरह से अंधा है। अंधा मतलब होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन ये सब नंबर हमारा दिखता है, ठीक है। नंबर जो है हमारा दिखता है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें 1.5 1.6 भी आएगा, इसका मतलब दशमलव, डेसिमल वाला भी होगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा ठीक है सर कि आपने बोला 0 नहीं होगा, तो क्या 10 होगा, 100 होगा, 101 होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 9 के बाद जो है वो तो 10 आता है और 10 को हम लोग गिन सकते हैं। अगर सपोज डैट यहाँ पर मेरे पास 10 अंगुलियां हैं, ठीक है, तो इनको तो हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 10 जो है वो दिखता है, 10 जो है वो दिखता है हम लोग को, इसीलिए उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। आया समझ में? इस तरह से आ गया समझ में? तो भाई कहाँ तक जा सकता है ये बहुत दूर तक जा सकता है। क्या ये इन्फिनिटी हो सकता है? नहीं। ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल नंबर कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। क्या बोला हमने? जिसको गिना जा सकता है। अगर 1 करोड़ 1 रुपया है वो भी आप गिन ले रहे हैं, ये नहीं कि महाशंख हो गया, अरब हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसको आप मतलब कि इंसान का वहां तक पहुंच हो, जिसको गिना जा सकता है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब दूसरा जो है वो आपका होल नंबर है। होल नंबर में क्या किया गया कि 0 से शुरुआत किया गया। अगर 0 को यहाँ पर छुपा दिया जाए और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था नेचुरल नंबर में, उसी तरह से बस इसमें एक 0 जोड़ दिया गया, होल नंबर। ये होल नंबर क्या है? यानी कि पूर्ण संख्याएं कुल मिलाकर के, यानी कि 0 भी एक तरह का क्या है? एक तरह का क्या है? नंबर है, ठीक है। इसलिए वो होल नंबर में आ जाता है। आया समझ में? इसमें क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? इसमें नेचुरल नंबर के साथ 0 भी होता है, ठीक है। अब 0 क्यों बनाया गया है? क्योंकि जैसे मान लीजिए
कि 1 रुपया जो है हम श्याम को दिए, अब श्याम हमको वापस कर दिया, तो इनके बीच में क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि हमने 1 रुपया उनको दिया, उनके पास +1 हुआ, अब वो हमको दे दिए तो -1 हो गया, तो +1 -1 मिल करके 0 बन गया। इसलिए यहाँ पर 0 रखा गया कि जब साइंटिस्ट दिन प्रतिदिन अपना माइंड को डेवलपमेंट किया तो सोचा कि 0 भी रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके बाद खेल जो है वो इंटीजर का आता है, माइनस प्लस का एक तरह का दुनिया। ठीक है, मान के चलिए कि माइनस प्लस का आया माइंड कि भाई वो भी रखना जरूरी है। जैसे हमने आपको बताया क्या कि श्याम को हमने -1 मतलब कि 1 रुपया दिया, अब वो हमको दे दिया। ठीक है, तो माइनस प्लस का खेल हो रहा है ना, तो उसी से डेवलप होकर के, उसी से निकल करके ये जो इंटीजर है वो आया, इसी से पूर्ण संख्याएं ना था, अब ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, एक होता है इंटीजर, एक होता है इंटीजर्स, बस उसमें एस लग गया, तो ये पूर्णांक था, ये पूर्णांकों। ठीक है, यानी कि ढेर सारा। इसमें क्या है कि ये -∞ से ले करके, यानी कि -करोड़ से ले करके करोड़ तक। ठीक है, यानी कि अरबों, मतलब कि अरब, हम भी देखिए अरब बोल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब बोला जाए तो बहुत सारा नंबर एकदम इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसमें माइनस क्यों रखा गया, बोले तो माइनस इसलिए रखा गया, जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे करके बैंक का भी डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोग जब ऋण लेते हैं तो देखते हैं ना कि जब 2000 रुपया SBI में नहीं रखते हैं तो बैंक जो है वो नेगेटिव, मतलब कि पैसा हम लोग को नेगेटिव में कर देता है कि आपका जो है बैलेंस उतना नहीं था जितना हम बोले थे, तो आपका अब नेगेटिव में चला गया, -200 रुपया, -500 रुपया जाता है ना दोस्तों, तो इसलिए फिर उसके बाद नेगेटिव का खोज हुआ। ठीक है, अब इसमें सारा का सारा नंबर आता है। ठीक है ना, -1 करोड़ जो भी बोलिए, -100, -101, 99, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब इंटीजर में आता है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम देखिए लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव वाली संख्याएं भी होती हैं। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक, ऋण जैसे बैंक से लेते हैं ना लोन, मान लीजिए हमने 50,000 रुपया लोन लिया, तो हम नेगेटिव में चले गए कि भाई हमें बैंक को लौटाना भी है, वो हमारा पैसा नहीं था। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं। ओके, वाली संख्याएं भी होती हैं, जैसे -5, -2, जैसे हम अभी आपको बताए। ठीक है, ये सब ओके, आ गया समझ में। इस तरह का आप लाइन सेगमेंट भी खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 0 इधर का पार्टी, यानी कि बाएं साइड का, लेफ्ट साइड का जो है वो नेगेटिव का पार्टी है, और दाहिने साइड का प्लस का पार्टी है। ठीक है, आगे समझ में। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव की अनलिमिटेड संख्याएं होती हैं, अनलिमिटेड जिसको आप नहीं नाप सकते, इन्फिनिटी। आगे समझ में, ये चीज यहां तक क्लियर है, इंटीजर तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझने में क्या जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये सब तो होता है, लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे इसको? मेन चीज तो होता है पहचानना कि भाई साहब 2, 3, 5, 7 ये सब क्यों हुआ, वाई? क्योंकि देखिए, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और, या तो देखिए एक और यानी कि खुद की संख्याएं से कट जाए, नहीं समझे बात को, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा नंबर, ऐसा संख्याएं जो एक से, या तो फिर आप जो चूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप चूज किए 2, 3, 4, आप अपने मन में मान लीजिए हम मतलब कि आंख बंद करके 5 ले लिए, क्या 5 जो है 1 से कटता है? बिल्कुल कटता है। अगर यहाँ पर 5 रखा जाए, 1 से काटें तो कट जाएगा। कटने का मतलब यानी कि उसका जो शेष फल है, रिमाइंडर, वो 0 आ जाता है। हाँ, आ जाता है। नहीं आया समझ में? बिल्कुल भी नहीं आया। हमें लग जाता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे 2 हमने बोला, ठीक है, क्या बोला हमने? 2 बोला। क्यों बोला 2? क्योंकि 2 जो है एक ऐसा नंबर है, 1 से तो कटता है ही, साथ ही 2 खुद से भी कटेगा। 2 1 जा 2। आया समझ में? कहने का मतलब साफ साफ बात, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि जिसका 2 फैक्टर हो,
दो फैक्टर यानी कि दो नंबर से कट जाए उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जो 3 है 3 1 से भी कटता है और अपने खुद से भी कट जाएगा, यानी कि 3 1 जा 3, 3 से भी तो कटेगा ये 3। आया समझ में? नहीं आया? देखिए अगर देखा जाए तो 3 जो है वो 1 से भी कटता है। ठीक है, कट गया। और 3 खुद से भी कटता है ना, और तो किसी से नहीं कटता है, तो 2 ही फैक्टर हुआ ना, 2 ही फैक्टर 2। तो ऐसा सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर 0 1 क्यों नहीं हुआ, 0 1 क्यों नहीं हुआ। अगर मान लीजिए 1 लिखे तो 1 तो ठीक है 1 कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा, लेकिन और तो कोई ऐसा नंबर नहीं ना है, और तो 1 को काटने वाला तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसीलिए मात्र एक ही आ रहा है, एक ही फैक्टर आ रहा है, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर में नहीं गिनेंगे। 2 को हम लोग गिन लेंगे क्योंकि 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। 3 को इसलिए गिन लेंगे 1 से भी कटता है 3 से भी। 5 का भी इसी तरह का है, 1 से कटेगा ही 5 से भी कटेगा। और 4 क्यों नहीं लिखे? 4 में क्या है लोचा कि 4 में 1 से तो कटेगा ही, ठीक है, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, 3 से तो 4 नहीं ना कटेगा दोस्तों, तो 4 से यहां पर ये कट जाएगा। यानी कि इसका क्या है कि 1 2 3 फैक्टर आ रहा है, तो 3 फैक्टर आएगा तो ये प्राइम नंबर में 4 संख्या जो है वो शामिल नहीं होगा। आया समझ में? इसीलिए 5 1 से भी कटता है, 2 से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटता है, 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब 7 के साथ भी इसी तरह से है। तो यही सब है आपका प्राइम नंबर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने यहाँ देख लीजिए। ओके, अब ये 1 क्यों नहीं होगा प्राइम नंबर, हमने आपको बताया यह प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 से ही कट रहा है और 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 को काट दे, इसीलिए हम इसको प्राइम नंबर में नहीं गिनेंगे। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर भी कुछ इसी तरह का है, प्राइम नंबर के ही जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? जैसे प्राइम नंबर में 2 फैक्टर से काटा गया था, तो कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर या तो 3 से ज़्यादा फैक्टर से कटना चाहिए। ठीक है, कैसे? हमने यहाँ पर 1 2 3 क्यों नहीं लिखा, 4 ही क्यों लिखा डायरेक्ट? क्योंकि 1 तो होगा नहीं दोस्तों, 2 से या तो एक 1 काटेगा और एक 2 को 2 काटेगा, खुद यही ना काटेगा, मात्र 2। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि 3 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर या तो उससे ज़्यादा। ठीक है, तो 4 क्यों है? 4 इसलिए है क्योंकि हमने आपको यहाँ पर बताया भी था कि 4 इसलिए है क्योंकि वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और एक 4 से भी कटता है, यानी कि 3 1 2 4, यानी कि 3 फैक्टर है हमारा। कौन कौन? पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 4। ठीक है, तो ये 4 होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर का बात किया जा रहा है, संयुक्त संख्या का। 6 क्यों है? 5 क्यों नहीं है? क्योंकि 5 मात्र 2 नंबर से ही कटता है। पहला नंबर है आपका 1 और दूसरा जो नंबर है वो खुद 5 है। ठीक है, ऐसा में 6 क्यों है? 6 इसलिए है क्योंकि पहली बात कि ये 1 से भी कटेगा, ओके, 2 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 फैक्टर है इसका दोस्तों। तो इसलिए हमने क्या बोला कि 3 फैक्टर या तो 3 से ज्यादा फैक्टर में हो रहा है तभी वो कंपोजिट नंबर होगा। आगे ना समझ में? अब इसी के साथ एक हम एडिशनल जोड़ना चाहेंगे प्राइम नंबर के साथ साथ, बहुत रेयर है, वो यूज होता नहीं है, लेकिन जानने में क्या जाता है। ठीक है, तो देखिए एक होता है को प्राइम नंबर, बहुत कम लोगों को पता होगा क्या होता है
को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ 1 से ही कटे, जो सिर्फ 1 से ही कटे, उसी को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। कैसे? पहली बात कि को प्राइम नंबर जो है वो पेयर में होता है। कैसा पेयर में? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 23 और 21 है, ठीक है। अब ये 23 जो है या 23 किससे किससे कट सकता है? बड़ा ही आराम से समझिएगा। 23 मात्र एक 1 से कट सकता है और खुद 23 अपने नंबर से 23 से कट सकता है, ठीक है। और ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जो इसको काट दे। 21 किससे किससे कट सकता है? 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 7 से भी, और खुद 21 अपने से कट सकता है। ओके, इतने इतने नंबर से कट सकता है। तो क्या ये को प्राइम नंबर है? ये जो है 3 से कट रहा है, तो क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं समझे बात को? 3 से ये कट रहा है, ओके। तो ये क्या 3 से कट रहा है? नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है। हाँ, लेकिन ये जरूर कन्फर्म है कि 1 से जो है ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। आया समझ में? इसीलिए तो क्या ये हो सकता है 2 और 6? 2 और 6 नहीं होगा को प्राइम नंबर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, पहली बात कि ये 1 से दोनों आराम से कट जाएगा, लेकिन इसके साथ एक और चीज आ गया। क्या? कि भाई साहब ये 2 से भी कटेंगे और ये भी 2 से कटेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ऐसा में हमने क्या बोला कि मात्र एक से कटना चाहिए, तभी उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे 51 हो गया, 17 हो गया। 51 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 के टेबल में, लेकिन ये नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1 से तो आएगा ही ना, ये भी 1 से आएगा। ओके, आगे असल में को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया ना, जिसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो। ओके, यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ा देते हैं। संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा संख्याएं, ठीक है, यानी कि नंबर से कट जाए, ठीक है। इसका मतलब जिसके 3 या तो 3 से ज़्यादा फैक्टर हों उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये मेन चीज़ था जिसमें लाइन किए हुए हैं, ठीक है। जैसे 4 6 8 और भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे ना समझ में? इसी तरह से तो आपको कैसे पहचानना है पता है ना, उसी तरह से पहचानिएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट रट लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, यहाँ पर वही चीज़ है जो अभी हमने आपको रफ के तौर पे दिखलाया था। जैसे यहाँ पर इसका 4 फैक्टर है, इसका 3 फैक्टर है, तो हाँ ये जो है 4 जो है 6 जो है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह से 6 में देखिए, जो कि बहुत ही आसान है, इवन नंबर, सम संख्या जिसको कहते हैं। आप जानते होंगे मुंह पर चढ़ा हुआ है 2 4 6 8 10, लेकिन अगर आपका ही दोस्त या सर आपसे पूछ दिए कि बेटा जी बताइए कि इवन नंबर 2 क्यों होता है या 4 6 8 ही क्यों होता है, तो उनको बताइए कैसे। इसमें ऐसा संख्या होता है जो 2 के गुना में आता हो, जो 2 के गुना में आता हो, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ऐसा में। या तो 108 भी तो एक तरह का इवन नंबर है क्योंकि वो 2 के गुना में आता है, ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो कोई ऐसा संख्या जिससे 2 से भागा दिया जाने पर उसका शेषफल 0 आना चाहिए। नहीं, ऐसा में ऐसा संख्या, जैसे हमने आपको बताया था 108 क्या इवन नंबर है, तो 2 से हम इसको भागा देंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो इसका जो शेषफल है वो कितना आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये जो है 108 वो एक तरह का सम संख्या है, इवन नंबर। 3 क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर 2 से भागा देंगे तो इसका जो शेषफल है वो 1 बच जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बच जाता है। आया समझ में? खास करके 1 ही बचता है, देखिएगा आप, ठीक है। तो आगे समझ में ये चीज़ था। अब ऑड नंबर में देखिए, विषम संख्या, आपको पता होगा कि ऑड नंबर 3 हो गया, 6 हो गया, नहीं 6 नहीं होगा, 3 होगा, 5 7 इस तरह से, ठीक है, 9 हो गया, ये सब आपका क्या है? ऑड नंबर है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये अब जानते हैं। इसमें वह संख्या होता है जो 2 के गुना में नहीं होता है, इसका जस्ट क्या है?
उल्टा है, ओपोजिट है, ठीक है। 2 के गुना में नहीं आता हो, पहली बात। या तो कोई ऐसा संख्या जिसे 2 से भागा दिया जाने पर उसका शेषफल 1 आ जाए। जैसे अभी हम आपको बताए भी थे कि 2 से भागा दीजिए ऐसा कोई नंबर को और उसका जो शेषफल है वो 1 आ जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। अगर 109 को डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, तो वही 54108 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 1 बचेगा। किसी को भी आप 57 को ही ले लीजिए, अपने मन से किसी को भी लीजिए और 2 से भागा दीजिए, ठीक है। 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो देखिए यहाँ पर इसका जो शेषफल है वो 1 आ जा रहा है। तो जिसका शेषफल 1 आता हो उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर ऑड नंबर 1 क्यों होता है, तो 1 जो है पहली बात कि 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, होगा ही नहीं, एक बार में तो नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा 0.5 ना आ जाएगा, तो इसीलिए, ठीक है। अब 0.5 भी एक तरह का ऑड नंबर है, आया समझ में। इसीलिए 1 जो है आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ऑड नंबर। 0.5 भी एक तरह का ऑड नंबर है, आ गया ना समझ में। इसी तरह से देख लीजिए, इसका जो है शेषफल 1 बचा हुआ है। ऐसा संख्या जो 2 से भागा देने पर ना कटे, ठीक है, ना कटे, उसे ऑड नंबर विषम कहते हैं, ठीक है। पूरे तरीके से ना कटे, ठीक है, जिसका शेषफल 0 नहीं आना चाहिए, हमने आपको बता भी दिया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा ही मेन चीज है। यहां से देखिए, यहां से शुरुआत होने वाला है रैशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ये क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्याय 1.3 में भी पढ़ना हम लोग को, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसका एकदम समझ लीजिए कि शुरू से हो रहा है, एकदम शुरू से, एकदम अच्छे से देखिएगा, ठीक है। डेसिमल नंबर से शुरू करते हैं, दशमलव, ठीक है। 0.1 एक तरह का दशमलव है, 0.2, 5.6, 7.21, यानी कि जिसमें दशमलव हो उसी को तो हम लोग कहते हैं दशमलव नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, सबको समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0.3333, ये खिंचाते जा रहा है, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। हम परेशान हो गए हैं, भागा दे दे के ये कटता ही नहीं है पूरा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो है चलते जा रहा है, यानी कि 3 बार 3 आ रहा है। इसका मतलब कि 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। एक बार फेल हुआ, दूसरा बार भी फेल, तीसरा बार भी फेल होते जा रहा है, हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इसको हम एक उपाधि दे देंगे कि 0.3 के ऊपर एक बार, ठीक है, इसको हम लोग बार कहते हैं, डांस करने वाला बार नहीं, बार, ठीक है। अब इसमें देखिए 0.5721, तो ये डिवाइड हमने किया तो 5721, फिर आगे 5721 आते जा रहा है। तो इसका मतलब कि हम देख रहे हैं कि 5721 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके ऊपर हम एक बार दे देंगे। ये तो ठीक था समझने के लिए। अब जो डेसिमल नंबर है वो 2 तरह का होता है। पहला जो है वो टर्मिनेटिंग होता है, ध्यान से सुनिएगा, टर्मिनेटिंग क्या मतलब इसका, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म, एकदम खत्म, साफ, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, पूरा अच्छे से चाट के एकदम एक भी चीज़ छोड़ते नहीं है, तो यानी कि खाना हम लोग खत्म कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिए, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना कि उसका बिजनेस जो है वो टर्मिनेट कर गया, यानी कि पूरा समाप्त हो गया, खराब हो गया पूरा बिजनेस ही, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, समाप्त। अब ये क्या है बताएंगे। एक होता है दूसरा नन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट, कि ये जो है कभी समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, गैर समाप्त संख्या, ठीक है। इसमें टर्मिनेट क्यों होता है, इसमें नन टर्मिनेटिंग क्यों होता है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। नन टर्मिनेटिंग से आप सोच रहे होंगे कि जरूर ये 0.33333 ही होगा, क्योंकि ये समाप्त ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एकदम इजी वे में बताएंगे, ठीक है।
इसको देखने से पहले, टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं कि आपने एकदम मजे से डिवाइड किया और उसका जो शेष फल है, शेष फल यानी कि रिमाइंडर, वो 0 आ गया, यानी कि पूरा अच्छे तरीके से एकदम मस्त वाला कट गया। ठीक है, अब कटने के बाद उसका जो शेष फल है वो 0 आ गया, तो समझ लीजिए कि वो टर्मिनेट कर गया, यानी कि समाप्त कर गया। और दूसरा होता है ढीठ, एकदम ढीठ जानवर, यानी कि उसको किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, यानी कि उसका शेष फल बार बार कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं गैर समाप्त। ठीक है, यही चीज था। देखिए पढ़िए, उसे कहते हैं ऐसा फ्रैक्शन, अंश। ठीक है, यानी कि ये जो 0.1 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि ये सब क्या है, 2/10, 3/1, इस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से कट जाए, मतलब जिसका शेष फल जो है वो 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 5 था। ठीक है, अब 2 से हम उसको भागा दिए, जैसे यहाँ पर 5/2 है ना, तो 2 से भागा दिए, तो 2 2 जा 4, बचा 1, दशमलव बैठाए तो 0 बैठा दिए, पता है ना, दशमलव बैठाने के बाद 0 बैठाया जाता है, लाइसेंस मिल जाता है हमको। फिर इसके बाद 2 5 जा 10, अब इसका जो शेष फल है वो पूरा 0 आ गया, अच्छे तरीके से कट गया 2.5 बार में। ठीक है, अब ये पूरे अच्छे तरीके से कट जा रहा है। सिंपल सा बात बोलें तो जिसका शेष फल 0 आ जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब 20/6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको हम लोग भागा दे रहे हैं, तो देख रहे हैं तो वही चीज़ आ गया फिर से, तो यानी कि ये 0.3333 चलते रहेगा। आप डिवाइड करके देखिएगा, भागा देकर देखिएगा अपने कॉपी में, देखिएगा बार बार 0.333, इसीलिए हमने इसको काट दिया कि ये जो है बिल्कुल भी टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? टर्मिनेटिंग नंबर ये सब हो जाएगा आपका। ओके, जो अच्छे तरीके से पूरा कट जाए उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 डिपार्टमेंट आता है, यही बड़ा मेन चीज है। एक आता है रिपीटिंग, रिपीटिंग यानी कि ये 0.3333 यानी कि 3 एक ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब रिपीट का दूसरा नाम रेकरिंग है, रेकरिंग। रेकरिंग जब आप बड़ा हो जाइएगा तो पैसा जमा करिएगा ना हर महीने कहीं भी, कोई भी LIC या तो फिर इंश्योरेंस कंपनी में, तो एक रेकरिंग सिस्टम होता है कि हर महीने जो है 2,000 या 10,000 रुपया आप जमा कर रहे हैं, कहते हैं ना, वही चीज़ है। यानी कि आपने 10-10 हज़ार रुपया महीना जमा किया, 10,000 जून में जमा किया तो जुलाई में भी 10,000, ये नहीं कि 12,000 जमा किया। ऐसा में जैसे यहाँ पर 0.3 था तो 0.3333 ही आ रहा है, मात्र 3333। ऐसा में इसको हम लोग रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, गैर समाप्त संख्या। अब दूसरा जो है वो नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, यानी कि कोई कोई ऐसा भी नंबर है जिसे डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है कि टर्मिनेट तो होता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, टर्मिनेट तो होता नहीं है, यानी कि समाप्त तो होता नहीं, अच्छे तरीके से तो कटता है नहीं, साथ में वो इतना लंबा खिंचाता है, यानी कि किस तरह से लंबा खिंचाता है हम आपको बताएंगे, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से एकदम, फिर उसके बाद 5 6 कुछ ऐसा ऐसा नंबर आ रहा है ना, वो पूरा लंबा चल रहा है, एकदम लंबा, इन्फिनिटी 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 तक। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, पाई है, √3 है, √2 है। आप अक्सर देखे होंगे कि शिक्षक जो हैं आपके स्कूल में देखे होंगे कि आपको बुला करके वाइवा में पूछते हैं कि बेटा √3 जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको सब बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग नॉन रिपीटिंग में 2 डिपार्टमेंट है, एक रिपीटिंग का, दूसरा नॉन रिपीटिंग का। ठीक है, रिपीटिंग समझ गए, 0.3333 ही आ रहा है, 0.5 है तो 555 चलते जा रहा है। ठीक है, या तो ये है 0.5721, फिर उसके बाद 5721 5721 5721 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो ये सब आपका रिपीटिंग नंबर में आता है। ठीक है, अब इसके बाद ही इसको बड़ा ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर देखिए,
ऐसा संख्या जो पूरे तरीके से नहीं कटे, इसका मतलब जिसका शेष फल शून्य नहीं आए, शून्य बस नहीं आना चाहिए, उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब इसका जो पहला डिपार्टमेंट है वो क्या है? रिपीटिंग, यानी कि रेकरिंग का मतलब आवर्ती होता है, ठीक है। जैसे 2/3, 1/3, 2/6, इसको हमने लिया रिपीटिंग के तौर पर। चलिए 2/3 को हम लोग देखते हैं कि क्या ये रिपीट कर रहा है। तो 2/3 यानी कि 3 से भागा देना है 2 को, तो हमने देखा कि औकात से बाहर है, तो 0 पॉइंट रखा हमने, तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो 3 6 जा 18, ओके। फिर नीचे 2 आया, फिर एक और 0 रखे, 3 6 जा 18, फिर आया 2। फिर इसी तरह से देख रहे हैं कि हम परेशान हो गए हैं, बार बार 2 आ जा रहा है, कुछ होता ही नहीं है, मजाक समझ लिया है क्या। तो फिर इसके बाद देखेंगे, फिर 0 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 0 रखेंगे, फिर 6 6 6, मतलब कि क्या हम बोले, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। यानी कि इसका जो मेन है आंसर, हम लोग जब थक जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई 0.6 के ऊपर बार, क्योंकि ये आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 6 6 6 6 6 6, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग, ठीक है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? रिपीटिंग, यानी कि वो रिपीट भी करता है, ओके। जो बार बार दोहराए, दोहराने का मतलब रिपीट, बार बार दोहराया करे, उसको कहते हैं रिपीटिंग। अब दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब ये क्या है कि देखिए टर्मिनेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा और साथ ही नॉन रिपीटिंग भी होगा। यानी कि देखिए पाई हमने बताया था ना, अब आपने देखा होगा स्कूल में कि बचपन से देख रहे होंगे कि पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 लिया करते हैं, लेते हैं ना। पाई का वैल्यू 22/7, पता है आपको ये 22/7 बिल्कुल भी नहीं है, ये हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। पाई का आज तक कोई भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाया है, ठीक है। और इसको आप जब डिवाइड करिएगा तो देखिएगा 7/21 ना, 3.14 हम लोग लेते हैं स्कूल में, देखें यहाँ तक रख देते हैं। बोलता भी है, जब आप प्रश्नावली बनाते हैं देखिएगा ऊपर दिया हुआ रहता है, एकदम छोटा सा लिखा हुआ रहता है, बेटा जी पाई का वैल्यू आपको 3.14 मानना है, पहले ही बोल देता है, ठीक है ना। अब आप बना सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल गया। इस तरह से एग्जाम में भी इसी तरह से आता है दोस्तों। तो हम लोग जो है 3.14 अप्रॉक्स लेकर के बनाते हैं, यानी कि उसी के आसपास राउंड फिगर में, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो आज तक कोई नहीं निकाल पाया, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 आया, फिर 4, 1 आया, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, मतलब कि एकदम डिफरेंट आते जा रहा है, उसके जैसा नहीं आ रहा है जो उसमें आ रहा था 0.66666, मतलब कि वैसा रिपीट नहीं कर रहा है एकदम। 1 आया तो 4 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, 5 आ गया, 9, एकदम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ भी आ जा रहा है, ठीक है। पहला दिन महीना में कमाई हुआ 1 रुपया, दूसरा 4 रुपया, 1 रुपया, फिर 5 रुपया, 9 रुपया, इस तरह से, ठीक है। उसमें क्या था कि सैलरी पूरा बंधा हुआ था कि भाई 6 रुपया मिलेगा आपको महीना, 6 6 6 6 6 6 चलते जाएगा। इसमें ये कोई तय ही नहीं है, कोई भी तय नहीं, अनाप शनाप है। तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? और ये बड़ा ही मुश्किल से मिलता है ऐसा नंबर कि भाई साहब ऐसा नंबर आपको चूज करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद, यानी कि गैर समाप्त संख्या होने के साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है पाई का √2, √3, √4 गायब हो गया। क्यों? देखिए √4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि √4 का मतलब तो होता है 2। कैसे? √2 इंटू √2 का मतलब कितना होता है? √4। तो ये क्या है? पेयर में है ना, तो ये 2 निकल जाएगा। आया समझ में? इसीलिए अब ये जो 2 है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में, क्योंकि 2 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं ना है कि वो चलते जा रहा है, जिसको हम लोग एकदम डिफाइन कर लिए। सबको डिफाइन कर ही नहीं पाते हैं कि कितना लिखे, एकदम कंफ्यूज में रहते हैं ये क्या लिखना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब √2
का भी वैल्यू इसी तरह से चलते रहता है, √3 का भी इसी तरह से। आप कैलकुलेटर जब खोलिएगा तो देखिएगा वहाँ पर भी कैलकुलेटर भी हार मान जाएगा, कुछ दूर तक दिखलाएगा फिर छोड़ देगा कि भाई हमारे क्षमता से बाहर है, ठीक है। अब √6 भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना आपको, क्योंकि √6 का मतलब ही होता है 2√2, ठीक है। अब √2 लग गया तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा, जब √2 का इतना वैल्यू है मल्टीप्लाई करते जाइए, वो भी लंबा खिंचा जाएगा। ऐसा में √8 भी हो जाएगा, लेकिन √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 का मतलब ही क्या होता है 3। ऐसा में क्योंकि √3 इंटू √3 का मतलब √9। आगे समझ में, तो ये चीज़ नहीं होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे समझ में अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ समझ गए, तो अब बारी आता है रैशनल और इरेशनल का। बड़ा ही ध्यान से प्यार से समझिएगा, ठीक है। रैशनल नंबर किसको कहते हैं? परिमेय संख्या। इसमें ऐसी संख्याएं होती हैं जो P/Q की तरह लिखी हो, ठीक है। मतलब कि जैसे 2/3, 4/2, 4/1, 2/5, यहाँ तक रुकिए जरा। लेकिन शर्त है, ध्यान से सुनिए, लेकिन शर्त है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप अगर ऊपर जो है P के जगह पर 0 रखिए, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन एक हिदायत दिया गया है कि Q के स्थान पर आपको 0 नहीं रखना है, ठीक है। आगे समझ में? ओके, क्यों नहीं रखना है अब इसको भी बताएंगे हम, ठीक है। तो 2/1 हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 1 रखिएगा तो Q की जगह पर 1 तो रख सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं भी नोटिस नहीं दिया गया है कि आपको Q की जगह पर 1 नहीं रखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब रख सकते हैं। यहाँ पे -5, -4, -6, -2, -1 ये सब Q के स्थान पर रखा जा सकता है, लेकिन Q के स्थान पर 0 नहीं रखना है आपको, ठीक है। हाँ, क्या P के स्थान पर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि अगर ये जो डेनोमिनेटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीचे जो लिखाता है इसको हम लोग डेनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। अब ये डेनोमिनेटर के स्थान पर अगर 0 रखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो इन्फिनिटी हो जाएगा, उसको हम लोग नाप ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग नहीं नाप सकते। जैसे यहाँ पर 1/0 लिखा है तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ऊपर 0 रहेगा और Q के स्थान पर 2 है, बिल्कुल रख सकते हैं, तो इसका मतलब कि 0, ठीक है। ऊपर अगर 0 रहे और नीचे क्या नाम है 1, तो इसका मतलब ये 0 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे समझ में, ये नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर बड़ा ही इजी चीज है, ठीक है। कंफ्यूज होते हैं हम लोग कहाँ पर? इरेशनल में। वो भी बड़ा ही आसान से समझाएंगे, ठीक है। क्या है? इसमें टर्मिनेटिंग यानी कि समाप्त होता है, ठीक है, पता ही होगा। इसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, संख्याएं होती हैं। नहीं समझे? अभी जो हमने पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, हड़बड़ाइए मत। यहाँ पर अभी हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अभी तुरंत पढ़ाया था, ठीक है ना। रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग तो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक शर्त लग गया है। क्या होती है? लेकिन रुकिए, वह रिपीटिंग होनी चाहिए। वह जो है रिपीटिंग होनी चाहिए, न कि नॉन रिपीटिंग। ऐसा समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं, रुकिए दिखा रहे हैं आपको, कि जैसे देखिए जितने भी टर्मिनेटिंग वाले नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर हैं, ठीक है। यानी कि 2/3, 4/2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या तो -5, -10, ये सब जो है क्या है? एक तरह का रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई क्या नाम है, वो चीज़ नहीं है, क्या नाम है इसका, नॉन रिपीटिंग नहीं है। नहीं है समझ में दोस्तों? जैसे 2/3 को अगर आप करिएगा, ठीक है, 2/3 यहाँ पर देखिए तो 0.666666 हो रहा है। ये क्या है? ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। ये जो है खत्म तो नहीं ना हुआ, समाप्त नहीं ना हुआ, चलते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
लेकिन साथ में ये क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा नंबर हमने रखा 13/7। इनको डिवाइड जब हमने किया तो थक गए, लंबा एकदम लंबा डिवाइड किए तो देख रहे हैं कि 85714 8571, इसी तरह से हम थक गया, और भी आगे जाएगा, यहीं तक हार नहीं मानेगा। इसका मतलब कि ये जो है, देखिए नन टर्मिनेटिंग तो है, ये बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है आपका नन रिपीटिंग है, यानी कि 8 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7, 1 4 2, फिर 8 आ गया, 5 7 1, इसी तरह से फिर आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फिर से डिवाइड करिएगा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये जो है दोस्तों क्या होगा कि फिर से वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 5 7 1 4 2, ठीक है, फिर 8 5 7 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो फिर ये कैसे नन रिपीटिंग हो गया, नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1.857142, यानी कि ये चीज़ क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये जो है होगा ये, अच्छा हुआ बता दिया, ये होगा ना, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, अगले चांस में ये देखिएगा रिपीट करेगा। फिर यहाँ से 2 के बाद क्या करेगा, ये 8 आ जाएगा, 5, इसी तरह से फिर देखिएगा रिपीट करेगा। ये आप करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आ गया ना समझ में अच्छे से। चलिए, तो इसका मतलब कि पाई जो है वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नन टर्मिनेटिंग का, लेकिन इसका यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर में नन टर्मिनेटिंग भी होगा, टर्मिनेटिंग भी होगा, लेकिन नन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक शर्त भी है कि वो रिपीटिंग होना चाहिए, वो रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, न कि नन रिपीटिंग, नन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर नन रिपीटिंग होगा, ठीक है, यानी कि पाई होगा, तो वो रैशनल में शामिल नहीं होगा। आगे समझ में। अब चलिए इसी तरह से इरैशनल में पढ़ते हैं। इरैशनल में है अपरिमेय। ठीक है, पहली बात, जो रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है, जो रैशनल नंबर नहीं होता है उसे ही इरैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, नहीं है समझ में। जो रैशनल नंबर है उसे इरैशनल नंबर नहीं कहते हैं, सिंपल सा बात है। जो रैशनल नंबर है, जैसे 2 5 7 8 9 10, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो इरैशनल नहीं होगा। ठीक है, जो रैशनल नंबर नहीं है, जो नहीं है वही तो, उसी को तो हम लोग इरैशनल कहेंगे, यानी कि दो बात हो गई। ठीक है ना, समझ गया ना, बस। तो और अच्छे से समझिए, कोई भी संख्या जो टर्मिनेट नहीं हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या जो टर्मिनेट नहीं करने के साथ साथ, टर्मिनेट तो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, टर्मिनेट का मतलब कि भाई खत्म हो गया एक तरह से, 2 आ गया, 5, जिसको हम लोग डिफिनेट यानी कि नाप सकते हैं, ठीक है, उसी को तो हम लोग टर्मिनेट कहते हैं कि भाई इतना होगा। अब जिसको नाप ही नहीं सकते हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं नन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नन टर्मिनेटिंग क्या बोल रहा है, कहाँ गया, कोई भी संख्या जो टर्मिनेट नहीं करने के साथ साथ वह रिपीट भी नहीं करे, वह रिपीट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.33333 ये नहीं होगा इरैशनल में। ठीक है, वो रिपीट भी नहीं करे उसे इरैशनल कहते हैं। ठीक है, जैसे पाई हो गया, √3, √5, √7, ये सब जो है क्या है, इरैशनल नंबर है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि √3 जो है वो इरैशनल नंबर क्यों नहीं है। तो आपको यही आप एग्जाम्पल देना होगा कि √3 का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह का आता है। कहाँ पर, अभी हमने डिवाइड भी किया था, √3 का वैल्यू कुछ इस तरह का आता है, और इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, लिखना होगा, एक स्टेटमेंट लिखना होगा, इसको हम लोग टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में ये जो है नन रिपीटिंग है। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नन रिपीटिंग है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम है, इरैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है,
संख्या का एक्चुअल यानी कि सटीक वैल्यू आप फाइंड कभी नहीं कर सकते हैं, इसको कभी नहीं फाइंड किया जा सकता है। यानी कि पाई का वैल्यू, √2 का, √3, √5 का वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता, उसका वैल्यू बहुत लंबा चला जाएगा और साथ में वो दोहराता भी नहीं है, यानी कि रिपीट भी नहीं करता है। उसी को तो हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। आसान हो गया, आसान हो गया ना? ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर यही तो था, वास्तविक संख्याएं, इसी को तो हम लोग पढ़ रहे थे। तो जब आपने ये पूरा 9, 8, 7, 5, 4 जितना भी हमने पढ़ाया नेचुरल नंबर तक, ठीक है, वो अगर आपने समझ लिया है तो वास्तविक संख्याएं ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्यों? यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आप ऊपर दिए गए सारे नंबर जान गए तो, यानी कि सारे नंबर मतलब होल नंबर, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल जान गए हैं तो यह आपके लिए आसान है। कैसे? इस दुनिया में जितने भी प्रकार के संख्याएं हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी प्रकार के संख्याएं हैं उन्हें ही रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूरे रैशनल नंबर, अब इस रैशनल नंबर में एक तरह खाना बना दिया गया, ठीक है, और दूसरे जगह इरेशनल का अलग खाना बना दिया गया। ठीक है, रैशनल नंबर में किस तरह का नंबर होता है? 1/2, 5/2, 3/1 या तो 5, 0.5, ठीक है, इस तरह का नंबर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या तो 1/2 फ्रैक्शन नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है? रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या है? पाई हो गया, पाई भी एक तरह का नंबर है। ठीक है, √2, √3, √5, √7, इसी तरह से और भी सारा नंबर। ये जो है आपका रैशनल नंबर तो नहीं है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसा समझ में? तो ये और ये यानी कि पूरे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर है। सिंपल सा बात। ठीक है, ये भी जो है रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आते हैं। जितने भी आपने नंबर आज तक देखा है, जब तक जन्म मतलब कि जन्म लेते तो नहीं देखे होंगे, 3 साल 4 साल के बाद ही देखे होंगे, तो उसके बाद से जितना भी नंबर आपने देखा है, ठीक है, उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, जो इस दुनिया में मौजूद हो, रियल है। ठीक है, जो चल रहा है आज के समय में, उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब आगे हम लोग को बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डरिएगा मत, ये आपका थोड़ी देर बाद दोस्त बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। इसका मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, सब बताएंगे। देखिए, सबसे पहले यूक्लिड जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, ओके, जो ग्रीस के रहने वाले हैं। और डिवीज़न जो हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे 6/2, 3/2, इस तरह का डिवाइड करते हैं ना, वही चीज़ है। और ये जो हमारा एल्गोरिदम है वो स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको डिवाइड करना है। याद रखिए, यहाँ पर जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं डिवीज़न मेथड यानी कि एल्गोरिदम टाइप का, वो आपके लिए नया होने वाला है। ठीक है, अब 2 चीज़ होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 2 चीज़ होता है, पहला होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सबसे पहले कौन आया? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब लेमा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेयिका। और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को हिंदी में यही कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ओके, क्लियर है? तो इसको समझने से पहले आपको जाना पड़ेगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा को समझने में। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब लेमा आप समझ मत लीजिएगा कि इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जैसे आप लोग 3, 4, 5, 6 में डिवीज़न करते थे, जैसे मान लीजिए हम क्या बोले 6/2, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो 6/2 आप किया करते थे और ये कट जाता था। ओके, तो ये चीज़ हुआ करता था। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा। कैसे? अगर मान लीजिए कि 7/2 कर दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर आराम से हम क्या करेंगे, 2, 3 जा 6, एक बचेगा शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, पता है आपको
ये जो हमारा डिवीज़न मेथड है हम तो इसको बहुत ही आसानी से बनाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर इसका यूज करें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, फिर तो कभी आप भूलिएगा मत। जैसे देखिए एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हमारे पास 7 चॉकलेट हैं, ठीक है। ये जो 7 है वो क्या है, चॉकलेट है, 1 3 और ये, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 2 बॉक्स है, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स। अब हम क्या किए कि ये जो 3 चॉकलेट है वो इसके अंदर डाल दिए। अब ये 3 चॉकलेट जो है इसके अंदर डाल दिए। अब आप बोलिएगा कि इससे फ़ायदा क्या है हमें, तो 3 चॉकलेट इसके अंदर डाले, 3 चॉकलेट इसके अंदर डाले, तो कौन नहीं डाला, ये चॉकलेट नहीं डाला, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर, यानी कि एक जो है वो बच गया। बचा हुआ को हम लोग शेषफल कहते हैं, याद है। ये हमारा जो एक है वो ये है, ठीक है। बड़ा ही गौर से सुनिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। एक जो है वो हमारा शेषफल है, और ये जो 3 है वो इस बॉक्स में गया है, 3 जो है वो इस बॉक्स में गया है, तो 3 हमारा क्या है, ये। तो पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझ तो रहे हैं बात को। 2 जो है ना वो डिवाइड कर रहा है किनको, पूरे चॉकलेट्स को, ठीक है, पूरे चॉकलेट्स को डिवाइड कर रहा है। तो 3 चॉकलेट आपस में बट गया, ठीक है, इस बॉक्स में आपस में बट गया, बचा कितना, ये। इसी को हम लोग डिवाइड कहते हैं, कि कैसे डिवाइड होता है, समझने का तरीका समझे, इस तरह से, ओके। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आया समझ में। और यहाँ पर एक शर्त ये है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला शर्त हमारा ये है कि जो आप इंटीजर ले रहे हैं ये हमारा क्या है, इंटीजर है। इंटीजर हम आपको बताए थे ना, पूर्णांक, पूर्णांक। ये कैसा होना चाहिए, घनात्मक होना चाहिए। घनात्मक का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। हमारा जो गिवन टू पॉजिटिव, हम पहले भी बता चुके हैं पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, ओके। और नंबर को पता है ना, संख्या कहते हैं, तो समझ लीजिएगा। दोनों जो है, दोनों संख्या कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। तो 7 और 2, ओके। इस केस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ 7 ही रहे, सिचुएशन के हिसाब से और भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसको हटा करके हम यहाँ पर ए भी कर सकते हैं, इसको हटा करके यहाँ पर बी भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, और ये जो नंबर है ना वो कैसा होना चाहिए, यूनिक नंबर होना चाहिए। अगर 7 है तो 7 ही होना चाहिए, ना कि यहाँ पर भी 7 हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा में 7 और 2 यूनिक है ना, अलग अलग है। जैसे 5 उंगली बोलते हैं ना कि बराबर नहीं होता है, क्या है वो, यूनिक है। भाई इनके साइज का तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो कहते हैं ना। तो 7 और 2 में भी तो फर्क है, आया समझ में। ये नहीं कि इधर 2 ले लिए तो इधर भी 2 ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ए और बी जो है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक नंबर, ठीक है। और क्यू और आर यानी कि क्वोशेंट, यानी कि ये रिमाइंडर, ये, ठीक है। क्यू एंड आर ये क्या है, आप देखे होंगे बहुत जगह ये आपको मिलता है देखने के लिए। नहीं आ रहा ना समझ में, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए होगा, यहाँ पर देखिए है ना, 2 घनात्मक पूर्णांक यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ठीक है, Q और R विद्यमान है, ठीक है। विद्यमान का मतलब होता है यूनिक, ठीक है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये हमारा क्या है, एक तरह का फॉर्मूला है डिवीजन मेथड का। ये है क्या, ये वही चीज़ है जो आप लोग जानते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 7 लिखा था, ठीक है। 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना 6 प्लस आर यानी कि 1। अब इनको आप 2 3 जा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ 7 के बराबर 7 यहाँ पर मौजूद है। तो यही है, ये जो A है वो क्या है, ये, ठीक है। और B कौन है, ये, ठीक है। और Q क्वोशेंट ये, और जो रिमाइंडर है वो हमारा ये, ठीक है। और इसके साथ ये भी है
हिदायत के तौर पे बोला गया है कि भाई ये चीज़, अब ये चीज़ क्या है पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारा क्यू नहीं पी होगा, सॉरी। ये क्या है, देखिए बोला जा रहा है कि रिमाइंडर जो है यानी कि शेष फल वो जो है या तो 0 के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 के बराबर हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो एरो है जिस तरफ मुड़ जाए वो छोटा हो जाता है, यानी कि 0 जो है वो इधर छोटा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर 1 0 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, ओके ओके। और ये जो हमारा बी है, बी कौन सा है दोस्तों, बी हमारा ये है, ठीक है। ये अभी बताएंगे कि ए बी क्यू आर क्या है, बताएंगे, आराम से समझिएगा, ठीक है। वो जो बी है वो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर रिमाइंडर है 1, ठीक है, और बी कितना है, बी कितना है 2, तो बड़ा कौन है बी, तो बी जो है वो बड़ा है ना, रिमाइंडर छोटा हो गया, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। समझिएगा बात को एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए ए हमारा क्या होता है, पहले हिंदी में लिख दे कि इंग्लिश में लिख दें, अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। भाज्य, अब ये भाज्य क्या है बता रहे हैं, भाज्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड। और ये हमारा भाजक जिसको हम लोग डिविजर कहते हैं, ठीक है। गुना, ये तो फार्मूला जानते हो ना दोस्तों, ये तो बड़ा ही आसान है। ये हमारा क्या है, भागफल, ठीक है, भागफल, शेषफल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर लिख लीजिएगा ऐसा समझ में। ये जो हमारा ए है क्या है, वो हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये रिमाइंडर। बस ये क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम लोग पढ़े अच्छे तरीके से। इसको अगर आप अच्छे से समझ लिए तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो ठीक है देख लिए, इसका सिंपल सा भाषा बोलें तो मैथ का एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रूव हो चुका है, जो हाँ बिल्कुल है। अब इसी को लेकर के हम लोग यूज करेंगे आने वाले सवालों में, ठीक है। इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, समझे। इसका हम लोग इसी थ्योरम को लेकर के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को प्रूव करने में काम आएगा, ओके। आगे समझ में, चलिए इसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को पढ़ते हैं। यही तो मेन चीज है जो हम लोग को क्लास 10th में काम आएगा। एल्गोरिदम, कोई दिक्कत नहीं ना है, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आगे समझ में, इसमें क्या है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आता है, ओके। जैसे इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए कि हम यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, ठीक है। हमने बोला था कि इसको एक ऐसा एरिया है, ठीक है, एक ऐसा एरिया है, उसमें हम जानना चाहते हैं कि कितना टाइल्स लगेगा। एक ऐसा एरिया या टाइल्स हम बिछाना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। हम आप लोग के लिए यहाँ पर बनाए भी हैं, देखिए मैजिक है, एकदम मैजिक। अगर आप इसको जान गए ना तो आपको अपने आप पे गर्व होगा, ठीक है। इस दुनिया का आप बड़ा ही अच्छा कैलकुलेशन आप चुटकी में कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम है बताना और आपका काम है लगाना कि भाई कैसे इस दुनिया में अप्लाई किया जाए। मेरा अगर माइंड कुछ सोच रहा है तो आपका माइंड मेरे से भी बड़ा सोच सकता है, ठीक है। हम आपको एक तरह का थ्योरम बता रहे हैं, एकदम इजी थ्योरम। जैसे हमारे पास एक गली है, ठीक है। सपोज डैट हम इसको नाप लिए स्केल से या इंची टेप से नापे, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। आप नाप के देखिएगा, बनाइए डायग्राम बनाइए, ठीक है। और इसको हमने 6 सेंटीमीटर रखा, ठीक है। और इधर भी यही चीज़ है, और हम इस
गली में बिछाना चाहते हैं टाइल्स, एक स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर मतलब जानते हैं ना, है जिसका हर एक साइड एक दूसरे के बराबर हो। अगर 6 सेंटीमीटर है तो इधर भी 6 6 6 चारों तरफ होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर टाइल्स स्क्वायर में ही मिलता है, ठीक है ना। हमको अब इसमें बिछाना है, तो कैसे बिछाएं? सबसे पहले इसको क्या करना होगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो इसको भी 6 सेंटीमीटर लाना होगा, यानी कि इसको पहले स्क्वायर में बनाना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट रखा स्केल से 6 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा 6 बाई 6 का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर एरिया, ठीक है। आ रहा है समझ में? इधर भी 6 6 6 6, ओके। अब जब ये 6 बचा तो पहले से कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 था। अब 15 में से 6 इधर तो चला गया, घटेगा ना, तो 15 में से 6 घटेगा तो कुल यहाँ पर 9 बचेगा। आप ही सोचिए, इधर का यहाँ से लेकर के 9 है और इधर का यहाँ से 9 6 15 होता है, तो कुल मिला के 15 आ गया ना, ठीक है। तो इधर का जो 6 है, ओके, हम इसको क्या करेंगे, 6 इधर भी बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा 6, तो 9 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा, 3। तो यहाँ से यहाँ तक हम 6 लाइन पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरा 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये भी 6 गुना 6 का है, ठीक है। आ रहा ना समझ में, 6 बाई 6 का। अब यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा 6, ठीक है। तो अब इसको कैसे किया जाए, अब इसको तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो कोई बात नहीं, अब इनको हम भूल जाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये 3 है तो इसको भी यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ से 3। तो एक क्या किए, यहाँ पर डॉट किए और लाइन खींचे, देखिए यहाँ पर लाइन खींचे ना, मान लीजिए इसको आप भूल जाइए, ठीक है। लाइन खींचे तो ये हो गया आपका 3 और यहाँ फिर 3, आया समझ में? तो इससे ये पता चलता है, अब तो सब जितना भी हो गया 3। अब ये आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, आप इसको नापिएगा ना तो देखिएगा कि 3 गुना 3, 3 गुना 3, ये भी है 3 गुना 3, ठीक है। यानी कि हम 3 सेंटीमीटर उसका लंबाई, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर, तो हम उसको बोलेंगे कि हमको 3 बाई 3 का टाइल्स दीजिए। कितना पीस, 1 2 3 4 5, इधर भी 5, यानी कि 10 पीस हमको दीजिए। तो उस गली में जो है वो 10 पीस टाइल्स लगेगा। आगे ना समझ में, और मजदूर हमसे टाइल्स भी नहीं छुपा सकता है और हमको पता भी चल जाएगा, ऐसा समझ में। इस तरह से उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग HCF कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो HCF है ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, रटा रटाया तो पढ़ लेते हैं। अब तो आपके मन में बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, किन्होंने ऐसा किया है काम, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ने किया है, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, अगर मिल जाए सपोज डैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5000 मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर, तब कैसे बनाइएगा, उसको करने में तो बहुत मेहनत लगेगा, ठीक है। तो इसी में एल्गोरिदम का हम लोग यूज करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 1.1 में, जो कि देखिए यहाँ पर 196 है, 3800 मतलब क्या नाम है, सॉरी 38,220 रुपया, 38,220 है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ भी मिलने वाला है, तो उतना तो लंबा हम लोग खींच नहीं सकते ना उसको, उसके लिए क्या मेथड है, तो यही है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही ध्यान से, ठीक है। कैसे बनता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तो बात है 15 एंड 6 का, ठीक है, यही है ना। इसी तरह से 1.1 में देखिएगा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसी तरह से। तो अगर रफ बनाया जाए, याद रखिए जो अभी हम बना रहे हैं उसको एग्जाम में वैसे नहीं बनाना है, एग्जाम में कैसे बनाना है वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप। बस वैसे बनाइएगा, फुल नंबर मिल जाएगा, अगर ऐसे बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि बड़ा कौन है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 15 बड़ा है, तो आपको इस तरह से पहले करना होगा, ठीक है। आया समझ में, ये एरो इधर मुड़ा देना है 6 की तरफ, क्योंकि 6 छोटा है 15 से, ओके। तो जो छोटा होता है वो क्या करता है, 15 को भागा देगा, जो बड़ा रहेगा वो यहाँ लिखाएगा, ओके। अब इससे आप भागा दीजिए, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18,
अगर 3 बार में देते तो नहीं हो पाता, इसके पास उतना क्षमता नहीं है। 6 2 जा 12, बचा कितना 3, ठीक है 3 बचा। अब इसके बाद रुकिए, इसके बाद रुकिए, आप इसको क्या किए, डिवीजन किए। अब बारी है एल्गोरिदम का, नया चीज है, एकदम नया चीज। कैसे, देखिए रुकने के बाद नियम कहता है एल्गोरिदम का जो स्टेप बाय स्टेप है कि जब तक शेष फल शून्य ना आ जाए, जैसे अभी शेष फल जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, ठीक है, ना आ जाए, तब तक उसको विभाजन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। तो अभी शेष फल 0 नहीं आया है, तो हम इसको अब फिर से क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो अब बात आता है किसको विभाजन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो किसको विभाजन करना होगा, इस 6 को, ठीक है, इस 6 को ऐसे ही काम करना है। तो इसको आप आराम से विभाजन कर दीजिए, 0 आ गया। अब हमारा ये शून्य आ चुका है, तो हमारा ये सक्सेसफुल हुआ। तो अब आप बोल रहे होंगे ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो याद रखिए ये जो 3 है वही हमारा क्या है, HCF है। HCF को कहते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पहले इसको समझते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है, 15 इज इक्वल टू यानी कि बराबर कितना, कैसे होता है पता है ना, ये हमारा क्या है, A है, A नहीं है सॉरी, ये हमारा A है, ठीक है। A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है ना। A ये है, B कौन है, ये है, ठीक है। 6 गुना Q कौन है, ये है, ठीक है 2। और रिमाइंडर जो है वो हमारा यहाँ पर कितना आया था, 3 आया था। बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, ठीक है। तो किसको हम लोग फिर भागा देंगे, इनको देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये 6 इस जगह आ जाएगा, A के जगह पर, ओके। अब इनमें क्या करना है, यहाँ पर ये क्या हो गया, B हो गया, ठीक है, और ये Q, तो 3 गुना 2 और रिमाइंडर की जगह पर, शेष फल की जगह पर 0, ओके। तो अब ये 0 आ गया, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। तो आपको पता है ना दोस्तों, इसका जो आंसर निकला था वो कितना आया था, 3 आया समझ में। तो इसमें जो है हम लोग पता भी लगाए थे प्रैक्टिकली करके, ये तो हमारा कॉपी में था, ये हमारा ग्राउंड में था, यानी कि रियल लाइफ में जो चलता है, ठीक है। इसमें 3 गुना 3 का टाइल्स लगेगा, ओके। अब ध्यान से सुनना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात किया जा रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं कि 24 प्लस 4 बोले। अब इसमें ऐसा क्या चीज कॉमन है दोनों में जो कि बाहर निकाला जा सकता हो। तो देखिए इसमें 2 भी है कॉमन, इसमें भी है 2, लेकिन आपको ज़्यादा खोजना है, ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो ज़्यादा जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इसमें भी शामिल है, समझ रहे हैं ना। 4 6 जा 24, और इसका आप इसका 24 और 4 का HCF निकालिएगा तो वो 4 निकलेगा, ओके। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिनिमम जो कॉमन निकलता एकदम कम से कम वो कितना निकलता, 2 निकलता। ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकलेगा, 4। आगे समझ में। अगर यहाँ पर 8 भी रहता तो 2 के भी गुना में आता है, 4 के में भी आता है, 8 में भी आता है। तो किसको चूज करना है आपको, 8 को चूज करना है, क्योंकि 8 सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर किसको कहते हैं, ये जो 4 है उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। आगे समझ में एक एक चीज़, इसको आप समझ लीजिएगा तो 1.1 हवा में उड़ जाएगा, एकदम हवा में, आसानी से उसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, मज़ा भी आएगा ऐसे पढ़ने में। एक एक चीज़ पढ़िए, एक एक चीज़, ओके। बोर तो नहीं ना हो रहा है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ था, उम्मीद है आपको कुछ कुछ तो समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या करते हैं। अब देखिए एक और मेन चीज़ बताना चाहेंगे आपको। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले कहे थे क्या, कि अगर हमको 15 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये बोले थे। तो
अगर मान लीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज नहीं करना पड़ता तब हम कैसे निकालते, जैसे बचपन में निकाला करते थे उस तरह का। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से ऐसे निकाल देते हैं। तो बताना चाहेंगे कि अगर इस तरह से आप बनाइएगा तो वो गलत हो जाएगा। देखिए गलत होता नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गलत नहीं होगा, लेकिन जो कहा गया है वो करना है आपको। कहा गया ये है कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम लोग इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं, यही मेथड है हमारा, ठीक है। आगे असल में लोग क्या गलती करते हैं, देखते हैं कि 15 है ना, तो 15 को वो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है, गुणनखंड। देखिए 3 5, हाँ, यानी कि इसमें 3 इंटू 5 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 ये हो जाएगा। अब हम लोग इसमें खोजेंगे कि इसमें ऐसा क्या शामिल है जो नीचे वाले में भी शामिल है। तो हम लोग ऐसे करके जैसे बचपन में बनाया करते थे, याद है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारा जो HCF है वो 3 हो जाएगा। ये बड़ा ही शॉर्टकट हुआ करता था बचपन में, ये भी बिल्कुल भी सही है। देखिए HCF वो 3 आया है, इसमें भी 3 आया है, ठीक है, देख रहे हैं ना। और ये जो हमारा प्रैक्टिकली था जो हम करके दिखलाए थे, इसमें भी 3 ही आया था, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, ये नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सॉल्व करना है, ठीक है, प्रयोग करके ही सॉल्व करना है इनको। अभी हम इनको बनाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बताना चाहेंगे। अभी इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ प्रश्नावली 1.1 के बारे में ही समझाया जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है याद रखिएगा। कहीं भी कोई भी आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनाइएगा तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि कोई भी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड है हमारे भारत देश में, वहाँ पर क्वेश्चन को एकदम तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है। तो आप उदाहरण का मदद ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है उदाहरण में, ठीक है ना, कि 4052 और 12576 का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इतना बड़ा वाला को तो नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना, आप बनाइएगा। हम यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन, देखिए ये एक तरह से समझाने के लिए है, ये एंड को यानी कि और कहते भी हैं 2 to 5। कैसे क्वेश्चन को बनाना है एकदम ध्यान से देखिएगा। ये हमारा रफ जोन रहेगा, ठीक है, रफ, यानी कि इधर में जो उतारेंगे वो आपको नहीं लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। जो यहाँ पर लिखेंगे वही चीज़ लिखना है, याद रखिए। यहाँ हम लोग समझने के लिए करेंगे ऐसा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा तो ये चीज़ लिखना पहले ज़रूरी है। क्या लिखना ज़रूरी है कि यहाँ पर, यहाँ 225 जो है वो बड़ा है 135 से, बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना होगा हम 225 और 135 में क्या चीज़ का यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आया समझ में, उसका यूज करना है। तो हर एक स्टेप में आपको लिखना है। तो आप बोल रहे होंगे कि हम लोग तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, लेकिन इसमें जो यूज करने वाले हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे, उसी को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। बताया तो कि वो प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी कि प्रूव हो चुका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बस अब यूज करना है इनमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। पर यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, या तो फिर डायरेक्ट यूक्लिड प्रमेय का लिखिए, ठीक है। बुक में प्रमेय का लिखा हुआ था इसीलिए लिख रहे हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पर प्रयोग करना है, ठीक है। तो
प्रयोग कैसे होगा? प्रयोग आपका रफ में होगा, देखिएगा बड़ा ही आसान है, ठीक है। जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ लिखिए, छोटा है उसको यहाँ लिखेंगे। अब 2 बार में तो नहीं होगा, एक ही बार में भेजना होगा। तो 135 5 में से, यानी कि इधर माइनस हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर जब प्लस है ना तो इसका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन, उल्टा साइन हो जाता है। तो 5 में से 5 घटाइएगा तो 0 हो गया, और यहाँ पर इसके पास उतना क्षमता नहीं है तो एक कैरी, एक इधर से उधारी लेना होगा। तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और ये 1 बच गया क्योंकि इधर से लिया था ना ये, तो 1 में से 1 0, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें चाहेंगे तो आप एक और यहाँ से खींच सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसे ना समझकर ऐसे समझें। डायरेक्ट 135 यहाँ पर लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे। 225 इज इक्वल टू, क्या लिखना है आपको? 135, ये क्या है? इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, ये जानते हैं ना, ये यानी कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो है हमारा A। नहीं, ये हमारा B है, ठीक है, ये हमारा A है, और ये Q, और ये रिमाइंडर R। बता दिए हैं, पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, तो देखा पाया कि अभी भी जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है, वो 90 आ गया है। तो आपको एक स्टेटमेंट देना होगा, लिखना होगा क्योंकि शेषफल जो है वो 90 आ गया, और 90 पता है ना आपको 0 के बराबर नहीं है, नहीं होता है, ठीक है। इसलिए फिर से इसमें करना होगा, ठीक है। इसलिए हम 135 और 90 में करेंगे, ठीक है। याद रखिए 135 और ये 90 में, ठीक है। तो ये 90 इधर 135 आ जाएगा, इस तरह से। ये देखिए आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर करिएगा ना तो एक चाल में रहता है, गड़बड़ाता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 90 जो है इनको अब डिवाइड करेगा तो 2 बार में तो नहीं होगा, एक ही बार में होगा। तो यहाँ पर 5 हो गया, और ये 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, ठीक है। अभी भी नहीं आया है, तो क्या करना है आपको? लिखना है इसलिए हम 135, और थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन क्लियर हो जाएगा हर चीज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है। 135 और 90 यही चीज़ लिखना है, पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे आप करना होगा? तो ये आपका 135 है, यानी कि A के जगह पर 135 और B के जगह पर 90 और Q के जगह पर 1 और R के जगह पर 45, ठीक है। अभी भी 45 जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो लिखिए क्योंकि शेषफल 45 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये क्या है? कट गया तो नहीं है, इसका मतलब कि 45 के बराबर तो नहीं होता है 0, बिल्कुल भी नहीं। तो आया समझ में? इस तरह से। तो फिर इसलिए अब हम लोग किस में करेंगे देखते हैं, जब बनाएंगे तब पता चल जाएगा। यहाँ रुकिए। अब ये जो 45 है वो किन को डिवाइड करेगा? यहाँ जगह नहीं है दोस्तों, तो यहाँ तक एक तरह से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर 45 जो है वो इनको डिवाइड करेगा, 90 को, ठीक है। 45 लिखते ना, यानी कि ये चीज़ यहाँ लिखा जाता 90 को, तो 90 को 2 बार में निपटा देंगे। ओके, आया समझ में? आया ना? तो लिखिए अब, यानी कि ये हमारा ये चीज़ और ये चीज़, ये अब यहाँ आ जाएगा, यानी कि हम 90 और 45 में करेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? आराम से समझिए। पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रयोग करते हैं।
तो ये हमारा 90 जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। 90 ए है ये, और ये बी है, क्यू है, यानी कि बी इधर गुना क्यू यानी कि 2, और जो हमारा शेषफल आया है वो 0 आया है, ठीक है। अब आ गया 0, अब आ गया 0, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो ये हमारा जो 45 है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपको, देखिए, तो लिखिए आप इस तरह से कि हमारा जो शून्य है वो आ गया है, तो यहाँ ऐसे लिखना होगा, यहाँ शेष, अरे यार, शेष फल, यहाँ शेष फल शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसलिए ये सब लिखना होगा दोस्तों, तभी नंबर मिलेगा अच्छे से। इसलिए प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है, आ रहा ना समझ में सब चीज अच्छे से, ठीक है। और ये भी लिखिए, चूंकि इस स्थिति में, चूंकि इस स्थिति, ठीक है, स्थिति में भाजक कौन है पता है ना, हम आपको बता भी दिए हैं। एक रुकिए दिखा रहे हैं आपको। भाजक जो है वो हमारा बी होता है, ठीक है। बी मतलब कौन, बी हमारा ये, ठीक है, भाजक ये है। तो 45 आया ना, तो लिख दीजिए, चूंकि इस स्थिति में भाजक कितना है, 45 है, इसलिए HCF 45 है, ठीक है। तो इसका जो HCF है वो कितना है, 45। आ गया समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप खुद से भी ट्राई करिए, ठीक है। तो अच्छा है, और भी बनाइए तब तक, ये भी है इधर भी है, ठीक है। हम आने वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 बनाने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया ना, कमेंट करके बताइएगा, कोई भी दिक्कत होगा उसको रिप्लाई हम कर देंगे, ठीक है, या तो फिर सुन के उस पर काम किया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।